Hello everyone, I am Jessica and I have done my graduation from Institute of Agriculture Sciences PHU in the year 2023, and I have cleared my ICR AIPG examination with All India rank 10th in the subject group Social Science। और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी विच विल हेल्प यू टू गेट अ गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने सिलेबस से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज़ अगर आप होगे डिस्ट्रैक्ट तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बहुत वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से चेकआउट करो कि क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं। हो सके तो आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने स्टडी टेबल पे उसको रखो, ताकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो अगर आपको लगे कि ये शायद आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है तो आप अपना सिलेबस तुरंत चेकआउट करके देखो कि क्या ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है या इससे कोई रिलेटेड टॉपिक है मेरे सिलेबस में। अगर है तो उसे पढ़ो, नहीं है तो स्किप मारो। ठीक है, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, 8 बुक्स रिकमेंड किया, 8 को पढ़ना है। नहीं, आपको हर बुक पढ़ने ज़रूरत नहीं होती है। आपको उन बुक्स में से कुछ टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। लाइक देयर आर बेसिकली 5 बुक्स जो कि आपको पढ़ने हैं सोशल साइंस में थॉरली। उसके अलावा जो भी बुक है ना, वो आपका बस एक हेल्पिंग बुक है कि अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है अपने मेन बुक से, तब आप उस टॉपिक का हेल्प लेने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए आप बाकी बुक्स रिफ़र करते हो। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल लेटर इन दिस वीडियो। जैसे कि बुक लिस्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स में सुभा रेड्डी, सुभाष चंद्रा मेन बुक होते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको सुभा रेड्डी पूरा पढ़ना है और सुभा रेड्डी में बस जहाँ डेरिवेशन से इक्वेशन से आपको वो पार्ट स्किप करना है। जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से, इजी इक्वेशन से तो आप उसको ज़रूर पढ़ो, बट जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से यू हैव टू स्किप दैट पार्ट। और बाकी सुभा रेड्डी आपको पूरा पढ़ना है। और दूसरी जो बुक है वो सुभाष चंद्र, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, बिकॉज़ वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और एग्ज़ाम्स में आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुभाष चंद्र को बिल्कुल स्किप ना करो। सुभा रेड्डी के साथ सुभाष चंद्र भी पढ़ो। पहले आप सुभा रेड्डी पढ़ो, फिर सुभाष चंद्र पढ़ो। वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा, प्लस रिवीजन भी होगा उससे। थर्ड चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अलावा जो इकोनॉमिक्स का आधा पार्ट है उसको आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो द बेस्ट वे कि आप उसको याद कर सको, या तो आप ग्रुप डिस्कशन करो या फिर उसको प्रैक्टिस करो। एंड वो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है निर्मल रवि कुमार, बिकॉज़ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप जब उसके सारे क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। तो डू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट बुक जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो तब। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको कंप्लीट करना ही है। साथ में अगर मानो आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रहा है सुभा रेड्डी से या फिर सुभाष चंद्र से, तो आप रिफ़र करो वीटी राजू को। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आई विल रिकमेंड कि आप ना देखो वीटी राजू, बट अगर नहीं आ रहा है तो वीटी राजू ज़रूर रिफ़र करो। और आई थिंक मैं कुछ टॉपिक्स मुझे भी नहीं समझ में आया था सुभा रेड्डी का, तब मैंने रिफ़र किया था वीटी राजू को, बट मैंने बस वही टॉपिक्स पढ़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं। वीटी राजू से मैंने बस जो मुझे दिक्कत हुआ था प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में फ्रॉम सुभा रेड्डी, मैंने वही बस क्लियर किए थे वीटी राजू से। उसके अलावा मैंने कोई टॉपिक्स एक्स्ट्रा नहीं उठा के देखा था वीटी राजू से। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन। एक्सटेंशन पोर्शन में आपको जीएल रे बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीएल रे आप ये मत सोचना कि बस श्रुति पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। पहले हो जाता था बट अब नहीं होता है। पहले के क्वेश्चंस थोड़े इजी होते थे, अब के मामले में। तो जीएल रे तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना है, साथ में आपको श्रुति भी अच्छे से याद करना है, बिकॉज इस बार क्वेश्चंस बहुत लेंथी आए थे। क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से आए थे कि पहला प्रोग्राम कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया।
तो आपको अपने डेट्स ईयर भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं एक्सटेंशन में। तो प्लीज़ आप जीएल रेक को भी बहुत अच्छे से पढ़ो और श्रुति को भी बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड आई थिंक द बेस्ट वे कि अगर आपको एक्सटेंशन का पूरा कवर करना है टॉपिक, या फिर इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो भी याद करने वाला टॉपिक है, उसका जो बेस्ट वे है कवर करने का वो है ग्रुप डिस्कशन। मुझे पर्सनली ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प किया था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें वो ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प किया, उनके भी बहुत अच्छे रैंक आए। तो आई विल से कि आप ग्रुप डिस्कशन को ज़रूर फॉलो करो। इससे आपके सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, आपको चीज़ें याद भी बहुत जल्दी होंगी और आपको चीज़ें बहुत दिन तक याद होंगी। तो प्लीज़ ग्रुप डिस्कशन को ज़रूर फॉलो करना। थर्ड है स्टैट्स। तो स्टैट्स से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो सबसे बन जाता है और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी से नहीं बन पाता। तो मैं अब यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा फोकस मत करना स्टैट्स पे। आप बस सुभाष चंद्र पढ़ सकते हो स्टैट्स का तो पढ़ लो, और साथ में नेमराज का जो स्टैट्स है वो पढ़ लो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको इसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, एंड आई विल ऑल्सो नॉट रिकमेंड कि आपको पढ़ना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा था, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दो। रैदर दैन अगर आपको ध्यान देना भी है कुछ एक्स्ट्रा में, तो वो जनरल एग्रीकल्चर पे दो। बिकॉज़ जनरल एग्रीकल्चर से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली हर्बिसाइड्स और वीड्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एंड आई थिंक जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस ने एक डिफरेंस क्रिएट किया था मेरे लिए, बिकॉज़ आई हैव अ गुड जनरल नॉलेज। तो आई थिंक उसने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया था इन गेटिंग गुड रैंक। तो अगर आपको फोकस करना भी है तो आप जनरल एग्रीकल्चर पे फोकस करो। लास्ट के 1-2 महीने पहले एक पीडीएफ रिलीज़ होता है जहाँ पे सारे करंट एग्रीकल्चर स्टैट्स दिए होते हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। बिकॉज़ इस बार उससे आई थिंक 5 क्वेश्चंस आए थे, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना। तो जनरल एग्रीकल्चर में आपका जो इन डेप्थ नॉलेज और आपने 4 साल में गेन किया वो भी आपको हेल्प करेगा। प्लस साथ में जो जेआरएफ के 1-2 महीने पहले एक कंपाइल फॉर्म में पीडीएफ आता है करंट एग्रीकल्चर का, तो आप उससे भी ज़रूर फॉलो करो। बिकॉज इससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्जामिनेशन में। तो ये हुआ कि आपका रिसोर्स ये सब होगा जब आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब है कि रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो रिवीजन होती है। अगर आपका रिवीजन नहीं है तो आप एग्ज़ामिनेशन टाइम कंफ्यूज रहोगे कि इसका क्या था, इसका क्या था, और कन्फ्यूजन में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके क्वेश्चंस भी गलत होंगे। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा है ना, तो आई विल से कि आप हर चीज़ को छोड़ के सीधे रिवीजन पे फोकस करो। लास्ट टाइम पे भी आपको रिवीजन करना है। लास्ट के 1 महीने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप जो बस पढ़े हो आप उसी पे फोकस करो, उसी को जितना रिवाइज कर सकते हो रिवीजन करो। रिवीजन इज़ मस्ट, एंड रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट अ गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन। तो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। तो आई विल से कि जब जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं आप वैसे वैसे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, या फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तब भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट आई विल अगेन गिव यू एन एडवाइस कि आप 3-4 जगह से नहीं लो टेस्ट सीरीज़। आई थिंक एक टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, एनफ होता है करने के लिए। बिकॉज ऐसे भी अगर आप 4 टेस्ट सीरीज़ लोगे तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे सारे टेस्ट। तो आई थिंक और आई विल रिकमेंड कि आप बस एक ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसको अच्छे से फॉलो करो, सारे टेस्ट अटैम्प्ट करो। ऑल्सो लास्ट के 5-10 दिन आप अटैम्प्ट मत करना टेस्ट, बिकॉज ऐसे ही बहुत स्ट्रेस होता है उस वक्त। और अगर आप गलती से भी अगर गंदे मार्क्स आ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, और जिनके अच्छे आते हैं वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि डोंट गिव एनी टेस्ट लास्ट 10 days, ओके। और
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि सबके दिमाग में होता है कि सही टाइम क्या है प्रिपरेशन शुरू करने का, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि सबका अपना पोटेंशियल होता है। कुछ लोग हैं जो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे अप्रॉक्स 4 मंथ्स लगा सिलेबस कंप्लीट करने में। कुछ लोग होंगे जो उनको 6 महीने लगते हैं, कुछ को 1 साल लग जाता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर पोटेंशियल कि आप कितने महीने में कर सकते हो इस चीज़ को कंप्लीट। आप सिलेबस देखो, आप टॉपिक्स देखो और आप अपने बुक्स में वो टॉपिक्स मार्क करो और फिर देखो कि कितने सारे चीज़ें आपको दिख रही हैं, कितना रिसोर्स है जो आपको कवर करना है। और फिर आप अपने आप को एनालाइज़ करो कि मैं इतने सारे रिसोर्स मटेरियल्स कितने दिन में कवर कर सकता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और उस हिसाब से फिर आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हाँ, मुझे इतना महीना लगेगा, इतना मंथ लगेगा ये चीज़ कंप्लीट करने में, और फिर आप उसी के बेसिस पे अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। ऑल्सो एक डिस्क्लेमर मैं ये भी देना चाहती हूँ आप लोगों को कि एनटीए काफ़ी अनइवन है डेट्स को लेके। कभी हम लोग के टाइम पे उसने काफ़ी डेट्स चेंज किए थे एग्ज़ामिनेशन के, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा मेंटली, बिकॉज़ वो ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपका डेट चेंज हो सकता है। लाइक हमें हमारे टाइम पे हमें लाइक बस 15 दिन पहले बताया गया था कि हमारा एग्ज़ाम डेट क्या है, जबकि 1 महीने पहले बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको उस चीज़ के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और बस यही है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड योर प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।